मोदी और अमित शाह के गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो चुका है। इस अधिवेशन की शुरुआत हुई है दोस्तों सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के साथ और इन तस्वीरों के साथ। कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की इन तस्वीरों के साथ एक तरह से एक संदेश दिया है कि इस अधिवेशन को न केवल कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर गुजरात में रखा, बल्कि ये संदेश भी दिया कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक बड़ा राजनीतिक मैसेजिंग जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस अधिवेशन से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा क्या। सबसे पहले सबसे जरूरी बात दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, उसकी दिली ख्वाहिश है कि 3 दशक से जिस गुजरात से वो सत्ता से गायब हुई है, अब उस गुजरात में वो सत्ता में वापसी करे। सबसे पहले राहुल गांधी ने जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था, उन्होंने गुजरात में आकर एक असाइनमेंट दिया था अपने पार्टी के नेताओं को कि अब उन्हें गुजरात जीतना है। उसके बाद कुछ दिन पहले गुजरात दोबारा आए थे राहुल गांधी, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बी टीम की तरह काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी के लिए, उनको एक तरह से निशाने पर लेते हुए कहा था। और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो स्लीपर सेल हैं, जो हैं कांग्रेस के अंदर लेकिन काम बीजेपी के लिए करते हैं, उन पर पार्टी अब एक्शन ले सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर देश को क्या मैसेज दे पाती है और अपने अंदर क्या बदलाव कर पाती है। दोस्तों अब जानकारी ये निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि आज और कल की महत्वपूर्ण बैठकों के बाद प्रियंका गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। दोस्तों कुछ ही महीनों के अंदर 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है ये, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रियंका गांधी का भरपूर इस्तेमाल कर सके वो, और एक सांसद से ज़्यादा उनको न केवल ताकत दे सके बल्कि वो जिस तरह से लोगों के बीच कनेक्ट करती हैं, उनकी भाषा में पकड़ बहुत अच्छी है, उसका इस्तेमाल कर सकें। यहाँ इस बात को भी गौर किया जाए दोस्तों कि कांग्रेस ने जब प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़वाया था, तब से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि एक कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि प्रियंका को दक्षिण भारत का एक चेहरे के तौर पर आगे प्रमोट किया जाए और केरला में या फिर तमिलनाडु में जो कांग्रेस के अंदर एक वैक्यूम है उसको फिल किया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी कर पाती कि नहीं कर पाती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कोशिश तो एक पार्टी कर ही सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों सीधी मुद्दे की कि कांग्रेस पार्टी को इस अधिवेशन से मिलेगा क्या। दोस्तों हर पार्टी के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने आप का विस्तार करे, लेकिन कांग्रेस को ये बात समझनी होगी कि वो अब केवल एक पार्टी नहीं है, वो इस देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है जिसके नेता के पास एलओपी की कुर्सी है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो अब कांग्रेस पार्टी से इस देश की जनता कुछ एक्सपेक्ट करती है, कुछ उम्मीदें लगाई बैठी है। सवाल ये दोस्तों कि क्या कांग्रेस पार्टी इन उम्मीदों पर खरा उतर रही है। देखिए दोस्तों, हम हैं पत्रकार, ठीक है, हम सरकार से भी सवाल पूछेंगे और हम विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं। सवाल ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो मोमेंटम राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने बनाया था दोस्तों, हरियाणा के चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद और दिल्ली के चुनाव के बाद उस मोमेंटम में न केवल कमी आई है, बल्कि जो मोमेंटम लूज किया था बीजेपी ने, वो फिर से उसी ऊर्जा में भर गई है। इसके लिए बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं कि बहुत सी शिकायतें हैं चुनाव आयोग से विपक्ष की, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अपनी शिकायतों को ये पार्टियां एडजस्ट कर पा रही हैं। अब देखिए हरियाणा में खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर। एक जीता हुआ चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, और हार के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ये तय नहीं कर पाई है कि मुख्य जो विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो किसको बनाया जाए, या फिर हरियाणा में हार के लिए जिम्मेदार कौन है, कुमारी शैलजा जिम्मेदार है कि हुड्डा गुट जिम्मेदार है। मतलब आप सोचिए कि अभी तक इतनी बड़ी अनएक्सपेक्टेड हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी और वहीं से कांग्रेस पार्टी का जो पूरा एक क्रम था वो बिगड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर एक्शन नहीं लिया है। आपकी चुनाव आयोग से शिकायतें हैं, आपकी सत्ताधारी दल से शिकायतें हैं, उनको आप अलग एडजस्ट करें, लेकिन अपने अंदर की जो गलतियां हैं उनको तो आपको सबसे पहले दुरुस्त करना होगा ना। दोस्तों एक और बात जो एक राजनीति के स्टूडेंट के तौर पर मैंने महसूस की है, देखिए बीजेपी ने पिछले 10 सालों में अपना एक राजनीतिक मॉडल तैयार किया है और हर 6 महीने में वो उस राजनीतिक मॉडल के तहत अपने वोटर को एक डोज देती रहती है। कभी वो डोज लव जिहाद के नाम पे होती है, कभी वो डोज औरंगजेब की कब्र के नाम पर होती है, कभी वो डोज मंदिर मस्जिद के नाम पर होती है। इसके अलावा कभी वो डोज ट्रिपल तलाक के नाम पे होती है, कभी धारा 370 के नाम पे होती है। इसके अलावा कभी वो डोज वक्फ संशोधन बिल के नाम पर होती है। बेसिकली एक हर 6 महीने में अपने वोटर को बीजेपी फीड करती रहती है कि देखिए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। अब देखिए राम मंदिर बना, उससे देश को क्या मिला, या कश्मीर से धारा 370 गई तो उससे देश को क्या मिला, या ट्रिपल तलाक खत्म हो गया तो क्या वाकई में मुस्लिम समाज में महिलाओं के बीच ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आप अपने वोटर को जो एड्रेस करना चाहते थे वो आपने कर लिया। ये सही है गलत है इस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने वोटर को लगातार एड्रेस करने के लिए एक मॉडल तैयार किया है।
कांग्रेस पार्टी को भी सोचना होगा कि उसके पास क्या मॉडल है। होता क्या है दोस्तों कि पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी लगातार एक मॉडल तैयार करती है और विपक्ष की कोशिश होती है या कांग्रेस पार्टी की कोशिश होती है कि जनता उसको समझे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि चुनाव के ठीक एक हफ्ते पहले बीजेपी अपने त्रुप के को फेंकती है और वो है कट्टर हिंदुत्व का मुद्दा, और उसके बाद सारा खेल पलट जाता है। मतलब बीजेपी को जरा सा भी असहज नहीं है बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे जैसे घोर सांप्रदायिक नारों को इस्तेमाल करने में भी, या बुलडोजरों को अपनी रैलियों में रखने में। बीजेपी को इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो इस रियलिटी को कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना होगा कि वो एक ऐसे दल से लड़ रही है जो अपने वोटर को हर 6 महीने में फीड कर रही है राजनीतिक तौर पर। क्या कांग्रेस पार्टी ये कर रही है? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी विपक्षी दल, उनको इस बात की गहराई को समझना होगा कि अगर आप राजा के बूढ़े होने का इंतजार कर रहे हैं कि राजा बूढ़ा हो जाएगा तो गद्दी छोड़ देगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर राजा ने गद्दी छोड़ी तो गद्दी कोई और ले लेगा, लेकिन गद्दी आपको ऐसे परोस के कोई भी नहीं देगा। आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जनता के बीच दिखाना पड़ेगा कि आप लड़ रहे हैं। कोई भी पार्टी एनजीओ की तरह नहीं चल सकती। किसी पार्टी को अपने अंदर बड़े बदलाव करने पड़ेंगे और उस पार्टी के खिलाफ खड़ा होता दिखाई देना पड़ेगा जो साल के 365 दिन लड़ने के मूड में रहती है। चुनाव हो या ना हो, बीजेपी ऐसे अटैकिंग मूड में रहती है कि सरकार कांग्रेस की हो और बीजेपी विपक्ष में हो। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी की हाथ में लाल किताब यानी कि संविधान की किताब बहुत चर्चित हुई और उसके लिए उनको बहुत श्रेय भी दिया गया। उनका भारत जोड़ो यात्रा, उसके लिए भी उनको बहुत श्रेय मिला। और सच्चाई है कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की व्यक्तिगत जो लोकप्रियता है वो बहुत बड़ी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को ये भी समझना होगा कि क्या संविधान और जातिगत जनगणना हर चुनाव में मुद्दा बन सकता है? क्या ये एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन सकता है? क्योंकि जब एक वोटर वोट करने जाएगा तो वो एक पिछड़े के तौर पर वोटर करेगा या फिर उसका भगवाकरण हो चुका होगा। सच्चाई ये है दोस्तों कि बीजेपी को अगर इतने बड़े पैमाने पर वोट मिल रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको पिछड़ों और दलितों के वोट ना मिल रहे हों? मिल रहे हैं, क्योंकि वो उस हिंदुत्व की भगवाकरण की राजनीति के अम्ब्रेला के अंदर आ चुके हैं। तो एक राजनीतिक दल केवल एक हथियार से चुनाव जीतने या लड़ने की जोर आजमाइश नहीं कर सकता, उसको अलग अलग हथियार इस्तेमाल करने होते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है? मेरी ये बातें आप में से बहुत से लोगों को बुरी लग सकती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक नागरिक के तौर पर बहुत से आप में से दर्शक हैं जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो लोकसभा के अंदर दूसरा सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों के बीच, उनके समर्थकों के बीच जो भी आशंकाएं हैं उनको वक्त रहते दूर करे, क्योंकि लगातार राज्यों में कमजोर संगठन कांग्रेस पार्टी को न केवल और कमजोर कर रहा है, बल्कि जो मोमेंटम राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कुछ बड़ी जीतों के जरिए इंडिया गठबंधन बनाता भी है, उसको भी एक तरह से धराशाही कर देता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।